ठीक है, तो यहाँ पे देखो यही जो ऑप्शंस का पैरामीटर है, इसी के अंदर हमारी कनेक्शन स्ट्रिंग डेटाबेस प्रोवाइडर की इंफॉर्मेशन यहाँ पे स्टोर हो रही है, और यही इंफॉर्मेशन मैंने अपने बेस क्लास के कंस्ट्रक्टर के पैरामीटर में यहाँ पे पास किया था। क्योंकि भाई देखो सारी फंक्शनैलिटीज आ कहाँ से रही हैं, डीबी कंटेक्स्ट से आ रही हैं, और डीबी कंटेक्स्ट क्लास के अंदर एक पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर बना हुआ है, और उस पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर को मैं वैल्यू कहाँ से भेज रहा हूँ, यहाँ से भेज रहा हूँ अपने ऑप्शन से। तो यही ऑप्शंस हमारे पास डीबी कंटेक्स्ट के अंदर जाके सेट हो जाएंगे, और जो भी डेटाबेस प्रोवाइडर है कनेक्शन स्ट्रिंग होगी उसकी इंफॉर्मेशन यहाँ पे इसको मिल जाएगी, ताकि डीबी कंटेक्स्ट डेटाबेस के साथ सक्सेसफुली क्या करवा सके, इंटरेक्शन करवा सके। ठीक है, फिर आ जाओ अपने नेक्स्ट स्टेप के ऊपर। ठीक है, देखो अब आपको समझ में आ गया होगा ये डीबी कंटेक्स्ट ऑप्शंस। ठीक है, फिर आ जाओ अपने नेक्स्ट स्टेप के ऊपर जो कि हमारा थर्ड स्टेप। अब देखो थर्ड स्टेप के अंदर क्या करना है हमने, यहाँ पे देखो क्या कह रहा है, क्रिएट अ कनेक्शन स्ट्रिंग इन ऐप सेटिंग्स डॉट जेसन फाइल। मतलब अब हमें अपनी कनेक्शन स्ट्रिंग बनानी है। कनेक्शन स्ट्रिंग क्या होती है, जो कि हमारी ऐसी स्ट्रिंग होती है, ठीक है, जो हमारी एप्लीकेशन को कनेक्ट करवाती है हमारे डेटाबेस सर्वर के साथ। ठीक है, तो यहाँ पे आ जाओ। ठीक है, मुझे कहाँ पे चलना है, मुझे चलना है यहाँ पे अपने प्रोजेक्ट के अंदर। यहाँ पे देखो ऐप सेटिंग्स डॉट जेसन फाइल होती है। ठीक है, आपने इसको ओपन करना है। ठीक है, तो ये देखो ये फाइल ओपन हो गई, और इसके अंदर अब मुझे अपनी कनेक्शन स्ट्रिंग यहाँ पे ऐड करनी है। तो भाई देखो कनेक्शन स्ट्रिंग का कोड मैंने यहाँ पे पहले से लिखा हुआ है, ताकि हमारा ज़्यादा टाइम वेस्ट ना हो, तो वो मैं यहाँ पे कॉपी पेस्ट करता हूँ। ठीक है, तो यहाँ पे देखो जहाँ पे आपको ये कॉमा नजर आ रहा है ना यहाँ पे, ठीक है, इस कॉमा के बाद यहाँ पे आके मैं एंटर करता हूँ, और वो जो कोड है वो मैं यहाँ पे आके नीचे पेस्ट करता हूँ। ठीक है, तो देखो ये कोड मैंने यहाँ पे क्या किया है, पेस्ट किया है। तो अब इस कोड को ज़रा समझो। देखो सबसे पहले मैंने यहाँ पे डबल कोट्स में कनेक्शन स्ट्रिंग पास किया, ठीक है, फिर कोलन है, फिर यहाँ पे मैंने एक ब्लॉक यहाँ पे ओपन किया और एंड में कॉमा लगाया, और देखो यहाँ पे हमारी कनेक्शन स्ट्रिंग का नाम, आप इस कनेक्शन स्ट्रिंग का नाम कुछ भी रख सकते हो। मैंने इसका क्या नाम रखा है, डीबीसीएस। डीबीसीएस की फुल फॉर्म क्या है, डेटाबेस कनेक्शन स्ट्रिंग। तो आप इसका नाम यहाँ पे कुछ भी रख सकते हो अपनी मर्जी का। ठीक है, तो इसके बाद यहाँ पे देखो ये है डबल कोट में हमारी कनेक्शन स्ट्रिंग। अब देखो कनेक्शन स्ट्रिंग के अंदर सबसे पहली चीज है हमारा सर्वर, और देखो सर्वर के अंदर ये है मेरे डेटाबेस सर्वर का नाम, और ये आपको कहाँ से मिलेगा, आपने यहाँ पे देखो एसक्यूएल सर्वर मैनेजमेंट स्टूडियो ओपन करना है, क्योंकि इसी के अंदर मैं अपना डेटाबेस जनरेट करवाऊंगा। ठीक है, मैं इसको ओपन कर लेता हूँ। तो यहाँ पे देखो आपको ये जो सर्वर नेम नजर आ रहा है ना, ठीक है, यहाँ पे आपने इसको क्या करना है, सिंपल यहाँ पे कॉपी करना है, और कॉपी करने के बाद यहाँ पे देखो सर्वर इज इक्वल टू के बाद यहाँ पे आपने इसको पेस्ट करना है। ठीक है, ठीक है, तो ये लिखने के बाद यहाँ पे देखो आपने यहाँ पे क्या देना है, सेमीकोलन। सेमीकोलन से इसको सेपरेट करना है, और फिर उसके बाद यहाँ पे देखो डेटाबेस। डेटाबेस का नाम आपने क्या रखना है, ठीक है, देखो मैं यहाँ पे अपने डेटाबेस का नाम रखता हूँ कोड फर्स्ट डीबी। ठीक है, कोड फर्स्ट डीबी मैंने इसका नाम रखा, आप इसका नाम कुछ भी रख सकते हो, आपके ऊपर डिपेंड करता है। और एक चीज मैं आपको दिखा दूं कि भाई इस नाम से मेरे पास अभी कोई भी डेटाबेस यहाँ पे मौजूद नहीं है, मतलब जब मैं यहाँ पे इसको रन करूंगा तब मेरे पास डेटाबेस आएगा। ठीक है, देखो मैं यहाँ पे डेटाबेसेस का फोल्डर एक्सपेंड करता हूँ, तो देखो कोड फर्स्ट डीबी के नाम से यहाँ पे देखो कोई भी डेटाबेस अभी मौजूद नहीं है, ये अभी क्रिएट होगा, ऑटोमेटिक क्रिएट होगा, और उसके अंदर जो टेबल्स हैं वो भी ऑटोमेटिक क्रिएट हो जाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पे आ जाओ, सेकंड चीज हो गई आपकी डेटाबेस, और उसके बाद आपने दोबारा यहाँ पे सेमीकोलन लगाना है, और उसके बाद यहाँ पे देखो आपने लास्ट चीज देनी है, ट्रस्टेड कनेक्शन इज इक्वल टू ट्रू। ट्रस्टेड कनेक्शन इज इक्वल टू ट्रू का क्या मतलब है कि भाई यहाँ पे मैं अपनी विंडोज ऑथेंटिकेशन को यूज कर रहा हूँ। विंडोज ऑथेंटिकेशन मतलब जब मेरी विंडोज स्टार्ट होती है तो शुरू में जो भी पासवर्ड वगैरह आता है, मतलब जो भी लॉगिन आता है, ठीक है, तो जब आप लॉगिन हो जाते हो तो इसका मतलब है आपका ये ट्रस्टेड कनेक्शन क्या है, ट्रू है। ट्रस्टेड कनेक्शन ट्रू का मतलब विंडोज ऑथेंटिकेशन को ये क्या करता है, एक्टिवेट करता है। ठीक है, तो ये है आपके पास आपकी कनेक्शन स्ट्रिंग। ठीक है, और आपने इसको एज इट इज इसी तरह से लिखना है। ठीक है, कोई मिस्टेक नहीं होनी चाहिए। ठीक है, इसका ये जो कोड है ये आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप वहां से जाके इसको कॉपी पेस्ट कर सकते हो, लेकिन अगर खुद से लिखना चाहो तो लिख सकते हो, आपकी अच्छी प्रैक्टिस हो जाएगी। ठीक है, तो यहाँ पे देखो हमारा ये स्टेप भी कंप्लीट हो गया, जिसके अंदर हमने अपनी कनेक्शन स्ट्रिंग को ऐड कर लिया, कहाँ पे, ऐप सेटिंग्स के अंदर। ठीक है, फिर आगे आ जाओ। ठीक है, तो थर्ड स्टेप हो गया, फिर आगे आ जाओ यहाँ पे। अब देखो हमारे पास फोर्थ स्टेप, देखो फोर्थ स्टेप में हमें क्या करना है, यहाँ पे देखो रजिस्टरिंग कनेक्शन स्ट्रिंग इन प्रोग्राम डॉट सी एस फाइल। मतलब देखो हमने कनेक्शन स्ट्रिंग बनाई ना, कहाँ पे बनाई, ऐप सेटिंग्स डॉट जेसन फाइल के अंदर, लेकिन अब उसी कनेक्शन स्ट्रिंग को रजिस्टर करना है कहाँ पे, हमारी प्रोग्राम डॉट सी एस फाइल के अंदर। भाई देखो अगर आप ASP.NET कोर के शुरू के वर्जन में चले जाओ, जहाँ पे ASP.NET कोर 1 था, 2 था, 3.1 था, उसके अंदर आपके पास startup.cs वाली एक क्लास फाइल थी। हम उसके अंदर वो जो भी सर्विसेज वगैरह होती थी, कनेक्शन स्ट्रिंग की रजिस्ट्रेशन होती थी, वो हम वहां पे करते थे। लेकिन
ASP.NET Core 6 के अंदर हमारे पास वो जो startup.cs वाली फाइल है वो यहाँ पे मौजूद नहीं होती। यहाँ पे सिर्फ एक ही फाइल आपको देखने को मिलेगी और वो होगी program.cs, जिसके अंदर आपकी सारी सर्विसेज रजिस्टर होती हैं, सारे मिडलवेयर्स वहीं पे होते हैं। तो वहां पे आपने क्या करना है, यहाँ पे अपनी कनेक्शन स्ट्रिंग को रजिस्टर करना है। ठीक है, तो रजिस्टर करने के लिए हमारे पास कुछ कोड है, वो भी मैं यहाँ पे कॉपी पेस्ट करता हूँ। तो सबसे पहले हम चलते हैं program.cs फाइल के अंदर। ठीक है, तो यहाँ पे आ जाओ। देखो सबसे लास्ट में आपके यहाँ पे सोल्यूशन एक्सप्लोरर में आपको नजर आ रही होगी program.cs, आपने इसको ओपन करना है। ठीक है, और यहाँ पे देखो, यहाँ पे आपको एक लाइन नजर आ रही होगी ये वाली, ऐड कंट्रोलर विद व्यूज। ठीक है, इसके बाद आपने यहाँ पे कुछ कोड कॉपी पेस्ट करना है। मतलब यहाँ पे देखो builder.build से पहले आपने कुछ कोड कॉपी पेस्ट करना है, जिसके थ्रू हम क्या करेंगे, हम अपने कनेक्शन स्ट्रिंग के लिए एक सर्विस बनाएंगे और उसको यहाँ पे रजिस्टर करवाएंगे, जिससे क्या होगा कि हमारी कनेक्शन स्ट्रिंग यहाँ पे क्या हो जाएगी, रजिस्टर हो जाएगी। ठीक है, तो यहाँ पे देखो सबसे पहली लाइन यहाँ पे मैं कॉपी पेस्ट करता हूँ और देखो इसके अंदर मैंने क्या किया, प्रोवाइडर नाम से एक वेरिएबल बनाया और फिर यहाँ पे देखो बिल्डर। ठीक है, ये जो बिल्डर वेरिएबल है टॉप पे, इसके साथ यहाँ पे देखो मैंने डॉट सर्विसेज और यहाँ पे बिल्ड सर्विस प्रोवाइडर। ठीक है, मतलब यहाँ पे मैं सर्विस प्रोवाइडर बना रहा हूँ। ठीक है, मतलब यहाँ पे मैं एक सर्विस बना रहा हूँ और उसके बाद नेक्स्ट लाइन में मुझे क्या करना है, उसका कोड कॉपी पेस्ट करता हूँ यहाँ पे। ठीक है, यहाँ पे देखो नेक्स्ट लाइन में मैंने कॉन्फिग के नाम से एक वेरिएबल बनाया और इसके अंदर देखो ये जो प्रोवाइडर का वेरिएबल था, यहाँ पे देखो प्रोवाइडर डॉट गेट रिक्वायर्ड सर्विस, और इसके अंदर यहाँ पे देखो ये जो मेथड है ये आपके पास जेनरिक मेथड है और इसको मैंने किस टाइप का बनाया है, आई कॉन्फ़िगरेशन इंटरफेस टाइप का बनाया है। ठीक है, मतलब यहाँ पे देखो मैं कह रहा हूँ कि मैं यहाँ पे एक सर्विस क्रिएट करना चाह रहा हूँ और उसके बाद वो जो सर्विस होगी वो आपके पास कॉन्फ़िगरेशन की एक सर्विस होगी। उसके बाद यहाँ पे देखो थर्ड लाइन में मैं क्या करूँगा, यहाँ पे देखो मैं यहाँ पे एक लाइन पेस्ट करता हूँ। ठीक है, और अब इसको मैं आपको समझाता हूँ। ठीक है, यहाँ पे देखो थर्ड लाइन में मैंने क्या किया, यहाँ पे देखो जो बिल्डर था, ठीक है, जो मैंने ऊपर यहाँ पे बिल्डर बनाया, ठीक है, यहाँ पे देखो बिल्डर डॉट सर्विसेज और उसके बाद देखो ऐड डीबी कंटेक्स्ट। तो यहाँ पे देखो यहाँ पे अभी स्टूडेंट कंटेक्स्ट लिखा हुआ है, लेकिन मैंने जो अपनी कंटेक्स्ट क्लास बनाई है उसका नाम क्या है, स्टूडेंट डीबी कंटेक्स्ट। ठीक है, ठीक है, तो यहाँ पे मैं बता रहा हूँ कि भाई वो जो डीबी कंटेक्स्ट है उसको मैं यहाँ पे ऐड कर रहा हूँ और वो किस टाइप का है, यहाँ पे देखो स्टूडेंट डीबी कंटेक्स्ट। और देखो ये जिस नेम स्पेस के अंदर है वो नेम स्पेस यहाँ पे देखो टॉप पे आपने ऐड करना है। देख रहे हो यहाँ पे दो नेम स्पेसेस ऐड हुए हैं, ये दोनों आपने यहाँ पे ऐड करने हैं। ठीक है, फिर नीचे आ जाओ, यहाँ पे देखो स्टूडेंट डीबी कंटेक्स्ट के बाद यहाँ पे देखो आपने एक यहाँ पे वेरिएबल बनाना है आइटम, और आइटम डॉट यहाँ पे देखो मैं डेटाबेस सर्विस प्रोवाइडर यूज कर रहा हूँ, जो कि कौन सा है, यूज एसक्यूएल सर्वर। क्योंकि मैंने आपको बताया था मैं एंटिटी फ्रेमवर्क कोर के अंदर जो भी हमारे पास डेटाबेस प्रोवाइडर यूज करूंगा वो कौन सा होगा, एसक्यूएल सर्वर। ठीक है, तो यहाँ पे देखो एसक्यूएल सर्वर प्रोवाइडर में यहाँ पे यूज कर रहा हूँ और फिर यहाँ पे देखो कन्फिग का मैंने वेरिएबल यहाँ पे बनाया था। ठीक है, यहाँ पे मैंने कन्फिग का वेरिएबल बनाया था। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे मैं कॉन्फ़िगरेशन कर रहा हूँ और यहाँ पे देखो कॉन्फ़िग के साथ मैंने यहाँ पे गेट कनेक्शन स्ट्रिंग का एक यहाँ पे मेथड यूज किया, मेथड कॉल किया और इसके अंदर यहाँ पे देखो जो मैंने अपनी कनेक्शन स्ट्रिंग का नाम रखा था, मैंने अपनी कनेक्शन स्ट्रिंग का नाम क्या रखा था, DBCS। मैं आपको यहाँ पे दिखा देता हूँ ऐप सेटिंग्स के अंदर। यहाँ पे देखो मैंने अपनी कनेक्शन स्ट्रिंग का नाम क्या रखा था, DBCS। ये की है और ये इसकी वैल्यू है, तो इसकी की को एक्सेस करके मैं क्या कर रहा हूँ, इसकी वैल्यू यहाँ पे एक्सेस कर रहा हूँ और यहाँ पे मैं क्या कर रहा हूँ, इस तरह से इसको रजिस्टर करवा रहा हूँ। मतलब कनेक्शन स्ट्रिंग बनाने के लिए पहले मैंने यहाँ पे सर्विस बनाई और फिर उस सर्विस के साथ साथ मैंने यहाँ पे अपनी कंटेक्स्ट क्लास और जो भी मेरा डेटाबेस प्रोवाइडर है और उसके साथ साथ मैंने अपनी कनेक्शन स्ट्रिंग को यहाँ पे क्या किया, रजिस्टर करवा दिया। ठीक है, तो ये था हमारा फोर्थ स्टेप। ठीक है, तो इन सारी चीजों को जो मैंने यहाँ पे लिखा है उसके बाद देखो हमारी एप्लीकेशन यहाँ पे क्या होगी, बिल्ड होगी। ठीक है, तो ये हमारे पास स्टेप था, हमारा फोर्थ स्टेप, क्योंकि कनेक्शन स्ट्रिंग को रजिस्टर किए बगैर हम कभी भी डेटाबेस के साथ इंटरेक्शन नहीं कर सकते, ये भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ठीक है, फिर आ जाओ हमारा फिफ्थ पॉइंट। ठीक है, फिफ्थ स्टेप के अंदर हमने क्या करना है, यहाँ पे देखो ऐड अ माइग्रेशन एंड रन द माइग्रेशन। मतलब देखो फिफ्थ स्टेप हमारा लास्ट स्टेप है, इसके अंदर मुझे क्या करना है, अपनी माइग्रेशन को ऐड करना है ताकि वो जो हमारी मॉडल क्लास है, कंटेक्स्ट क्लास है, उससे रिलेटेड एक माइग्रेशन बन जाए। और जब हम उस माइग्रेशन को रन करेंगे तो माइग्रेशन रन करने के केस में क्या होगा, हमारे पास डेटाबेस और उसके टेबल जनरेट हो जाएंगे। ठीक है, तो माइग्रेशन कैसे ऐड करेंगे, उसको कैसे रन करेंगे। ठीक है, यहाँ पे आ जाओ। ठीक है, सबसे पहले आपने यहाँ पे जाना है टूल्स पे। ठीक है, देखो टूल्स आपको टॉप पे नजर आ रहा होगा, आपने इसके ऊपर क्लिक करना है और फिर आपने यहाँ पे जाना है देखो न्यू गेट पैकेज मैनेजर, और इसके अंदर आपको पैकेज मैनेजर कंसोल मिलेगा, मतलब एक प्रॉम्प्ट मिलेगा, एक CMD मिलेगा यहीं पे विजुअल स्टूडियो में। देखो मैं इसके ऊपर क्लिक करता हूँ। ठीक है, और नीचे आ जाओ सबसे बॉटम पे, देखो आपको यहाँ पे नजर आ रहा होगा, देखो ये PM, मतलब यहाँ पे हम कमांड्स टाइप कर सकते हैं। मतलब ये हमारा कंसोल है उसी तरह से जिस तरह हमारे पास CMD होता है, प्रॉम्प्ट होता है। ठीक है, तो यहाँ पे अब मुझे क्या करनी है, माइग्रेशन बनानी है।
माइग्रेशन मैंने आपको बताया था क्या होती है कि ये जो भी हमारी मॉडल क्लासेस हैं, कंटेक्स्ट क्लासेस हैं, मॉडल क्लासेस के अंदर प्रॉपर्टीज हैं, उनका सारा स्ट्रक्चर आ जाता है माइग्रेशन में, और उसके अंदर बताया हुआ होता है कि भाई कौन से कॉलम्स हैं, क्या उसकी डेटा टाइप होगी, और फिर उसी को कन्वर्ट किया जाता है डेटाबेस टेबल्स के अंदर। ठीक है, तो पहले मैं माइग्रेशन आपको ऐड करने का बताता हूं, उसके बाद मैं आपको दिखाऊंगा कि माइग्रेशन नजर कैसी आती है। ठीक है, तो उसके लिए एक कमांड है, आपने कमांड यहाँ पे लिखनी है ऐड। ठीक है, स्मॉल में लिखते हैं ऐड, फिर हाइफन और फिर माइग्रेशन। ठीक है, ऐड हाइफन माइग्रेशन, उसके बाद आपने अपनी माइग्रेशन का नाम रखना है। ठीक है, तो यहाँ पे मैं इसको कह देता हूँ कोड फर्स्ट क्रिएट डीबी। ठीक है, कोड फर्स्ट क्रिएट डीबी, ये मैंने इसका नाम रख लिया। आप कुछ भी इसका नाम रख सकते हो, आपके ऊपर डिपेंड करता है, लेकिन नाम ऐसा लॉजिकल होना चाहिए ताकि आपको पता चले कि ये माइग्रेशन इस काम से रिलेटेड मैं बना रहा हूँ। ठीक है, तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे आके आपने क्या करना है, सिंपल एंटर करना है। एंटर करना है, इसकी बिल्ड स्टार्ट हो जाएगी और थोड़ा सा वेट करना है। ठीक है, तो ये कंप्लीट हो जाए, उसके बाद वापस कंटिन्यू करते हैं। तो ये देखो हमारी ये माइग्रेशन कंप्लीट हो चुकी है। ठीक है, ऐड हो चुकी है, और यहाँ पे देखो जैसी हमारी माइग्रेशन कंप्लीट हुई है, विजुअल स्टूडियो ने क्या किया, हमारी माइग्रेशन के लिए जो क्लास क्रिएट हुई है उसको यहाँ पे देखो आपकी स्क्रीन के सामने ओपन करके दे दिया। देख रहे हो, मैंने अपनी माइग्रेशन का नाम क्या रखा था, कोड फर्स्ट क्रिएट डीबी। तो उसके लिए यहाँ पे देखो एक आपके पास पार्शियल क्लास क्रिएट हो गई, और देखो ये किससे इनहेरिट हो रही है, माइग्रेशन से। तो भाई अब देखो इसके अंदर दो मेथड्स होते हैं, एक होता है अप मेथड और नीचे आ जाओ दूसरा होता है डाउन मेथड। ठीक है, और अब अप मेथड के अंदर आप जरा एक चीज नोटिस करो। ठीक है, यहाँ पे देखो, देखो अप मेथड के अंदर यहाँ पे बता रहा है कि भाई स्टूडेंट्स के नाम से एक टेबल बनेगा, स्टूडेंट्स वही नाम है जो मेरे डीबी सेट का नाम था। फिर देखो यहाँ पे बता रहा है कौन कौन से कॉलम्स होंगे, उनकी क्या डेटा टाइप होगी, देख रहे हो सारी चीजें यहाँ पे बता रहा है। ठीक है, वॉरचार हमने सेट किया था, देखो यहाँ पे बता रहा है, मतलब ये सी शार्प के अकॉर्डिंग यहाँ पे कोड जनरेट हुआ हुआ है, देख रहे हो। और यहाँ पे बता रहा है कि भाई आपके पास जो प्राइमरी की है वो कौन सा कॉलम होगा, आईडी वाला। और फिर देखो डाउन, डाउन में बता रहा है कि अगर आपने अपने टेबल को ड्रॉप करना है, लेकिन अभी डाउन एग्जीक्यूट नहीं होगा, अभी आपके पास ये अप मेथड एग्जीक्यूट होगा। कब, जब हम अपनी माइग्रेशन को रन करेंगे। ठीक है, तो इसका मतलब देखो सारा स्ट्रक्चर यहाँ पे आ गया। अब मुझे क्या करना है, सिंपल इस माइग्रेशन को रन करना है ताकि हमारे पास डेटाबेस और टेबल्स बन जाए। ठीक है, अगर मैं अभी आपको दिखाऊं, अभी हमारे पास डेटाबेस और टेबल्स नहीं बने। ठीक है, लेकिन जैसे ही मैं अपनी माइग्रेशन को रन करूंगा तो हमारे पास क्या होगा, ये डेटाबेस और टेबल्स क्रिएट हो जाएंगे। डेटाबेस का नाम क्या था, यहाँ पे देखो ये जो मैंने अपनी कनेक्शन स्ट्रिंग में रखा था कोड फर्स्ट डीबी, और इसके अंदर जो टेबल बनेगा उसका नाम क्या होगा, यहाँ पे देखो स्टूडेंट्स। ठीक है, तो अब दोबारा आ जाओ अपने यहाँ पे कंसोल में। ठीक है, यहाँ पे देखो, यहाँ पे अब मुझे क्या करना है, अपनी इसी माइग्रेशन को रन करना है। तो उसके लिए सिंपल सी कमांड है अपडेट हाइफन डेटाबेस। ठीक है, अपडेट हाइफन डेटाबेस, जैसे आप एंटर करोगे तो आपकी जो भी माइग्रेशन होगी, चाहे एक माइग्रेशन हो, मल्टीपल माइग्रेशन हो, वो सबको क्या करेगा, एग्जीक्यूट कर देगा। एग्जीक्यूट होंगी तो क्या होगा, डेटाबेस और उसके जो टेबल्स हैं वो ऑटोमेटिक जनरेट हो जाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे आके मैं एंटर करता हूँ तो देखो स्टार्ट हो गया। अब थोड़ा सा वेट करते हैं। तो ये देखो आपके पास डन लिखा हुआ आ गया, इसका मतलब हमारी माइग्रेशन सक्सेसफुली डन हो चुकी है, रन हो चुकी है। ठीक है, तो अब चलते हैं यहाँ पे अपने एसक्यूएल सर्वर मैनेजमेंट स्टूडियो के अंदर। ठीक है, यहाँ पे देखो मैं इसको रिफ्रेश करता हूँ। ठीक है, डेटाबेसेस के ऊपर आप राइट क्लिक करो और यहाँ पे आके देखो रिफ्रेश है, रिफ्रेश करो। तो ये देखो जैसे ही रिफ्रेश किया, यहाँ पे देखो हमारा डेटाबेस आ गया कोड फर्स्ट डीबी। और अब देखो इसको मैं एक्सपेंड करता हूँ, एक्सपेंड करता हूँ और इसके टेबल्स के अंदर चलते हैं। तो ये देखो आपके पास स्टूडेंट्स नाम का टेबल आ गया, और इसके अंदर देखो एक और टेबल बना है ईएफ माइग्रेशन हिस्ट्री, मतलब माइग्रेशन से रिलेटेड जो भी हिस्ट्री है वो इस टेबल में आपको देखने को मिलेगी। और अब देखो स्टूडेंट्स के टेबल को मैं एक्सपेंड करता हूँ, इसके अंदर देखो कॉलम्स हैं। अब देखो कॉलम कौन कौन से, आईडी है, स्टूडेंट नेम है, स्टूडेंट जेंडर है, और फिर देखो हमारे पास क्या है, एज है। और यहाँ पे देखो आईडी क्या है आपके पास, पीके मतलब प्राइमरी की। ठीक है, तो टेबल बन गया। लेकिन अगर मैं अभी यहाँ पे आके इसको रन करता हूँ, मैं राइट क्लिक करता हूँ और यहाँ पे सिलेक्ट करके दिखाऊँ, अभी ये बिल्कुल एम्प्टी टेबल है, क्योंकि अभी तक हमने इसके अंदर कोई भी डेटा वगैरह इंसर्ट नहीं किया। देख रहे हो नजर आ रहा है, आईडी, स्टूडेंट नेम, स्टूडेंट जेंडर और एज। और देख रहे हो हमारी प्रॉपर्टी का नाम था नेम, लेकिन ऊपर जो मैंने कॉलम का एट्रीब्यूट लगाया था उसके अंदर मैंने क्या रखा था, स्टूडेंट नेम और स्टूडेंट जेंडर। ठीक है, तो इस तरह से इसकी जनरेशन हुई है। अच्छा भाई देखो, अब एक और बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट जो कि अक्सर स्टूडेंट्स के माइंड में आता है, भाई देखो टेबल तो जनरेट हो गया ना, लेकिन फॉर एग्जाम्पल कल को अगर कोई ऐसी रिक्वायरमेंट आती है कि भाई मुझे इस टेबल के अंदर एक और कॉलम ऐड करना है, एक और कॉलम ऐड करना है, या इसकी डेटा टाइप चेंज करनी है, या कोई भी एक्स्ट्रा काम करना है, तो वो काम मैं कैसे करूंगा। भाई देखो मैं यहाँ पे आता हूँ, मैं कह रहा हूँ कि भाई मुझे, भाई देखो मैं कह रहा हूँ कि मुझे यहाँ पे एक एक्स्ट्रा कॉलम चाहिए, एक 5वां कॉलम चाहिए, जो कि होगा क्लास के लिए, मतलब स्टैंडर्ड के लिए, कि भाई जो स्टूडेंट है वो कौन सी क्लास कौन से स्टैंडर्ड में पढ़ता है।
तो उसके लिए तो मैंने कॉलम बनाया ही नहीं, तो उसके लिए मुझे कॉलम बनाना है और कॉलम बनाने के बाद दोबारा इस डेटाबेस टेबल को जनरेट करना है। तो वो काम मैं किस तरह से करूंगा, यहाँ पे आ जाओ। सबसे पहले मैं चलता हूँ यहाँ पे अपनी मॉडल क्लास में जिसका नाम है student.cs, ठीक है। तो यहाँ पे आ जाओ, यहाँ पे मैं एक प्रॉपर्टी बनाता हूँ, PROP लिख के यहाँ पे टैप टैप करता हूँ, ठीक है। और इसके अंदर यहाँ पे देखो माय प्रॉपर्टी की जगह यहाँ पे मैं अपने वो जो प्रॉपर्टी है उसका नाम रखता हूँ स्टैंडर्ड। स्टैंडर्ड मतलब क्लास। क्लास यहाँ पे क्यों नहीं लिख रहा, क्योंकि क्लास C# के अंदर ऑलरेडी एक कीवर्ड है, ठीक है। तो मैं कह रहा हूँ कि भाई इससे रिलेटेड भी मुझे कॉलम चाहिए मेरे टेबल के अंदर, ठीक है। तो आपने क्या करना है, आपने दोबारा एक माइग्रेशन ऐड करनी है, ठीक है। तो यहाँ पे आ जाओ दोबारा अपने कंसोल में, ठीक है। मैं अप एरो की करता हूँ और वही जो कमांड है ऐड माइग्रेशन वाली वो दोबारा ले आता हूँ और यहाँ पे देखो, यहाँ पे मैं कह देता हूँ कोड फर्स्ट ऐड और यहाँ पे मैं कह देता हूँ क्लास, ठीक है। ऐड क्लास, क्लास मतलब स्टैंडर्ड, क्योंकि अब मैं इसके अंदर क्या कर रहा हूँ, सिर्फ एक चेंजिंग कर रहा हूँ, स्टैंडर्ड मतलब क्लास वाला जो कॉलम है वो इसके अंदर ऐड कर रहा हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे आके मैं एंटर करता हूँ और इसको वेट करते हैं थोड़ा। तो यहाँ पे देखो ये बिल्ड सक्सीडेड हो गया और देखो एक सेकंड माइग्रेशन यहाँ पे ओपन हो चुकी है, ठीक है। और इसके अंदर देखो यहाँ पे बता रहा है कि भाई एक कॉलम ऐड किया जा रहा है और देखो यहाँ पे बता रहा है कि कॉलम का नाम क्या है, स्टैंडर्ड, और कहाँ पे जा रहा है, स्टूडेंट्स वाले टेबल के अंदर ऐड होगा, डेटा टाइप क्या है, सारी चीजें यहाँ पे देखो बता रहा है, सही। और कॉलम ऐड किया है तो डाउन के अंदर देखो ड्रॉप कॉलम की बात कर रहा है। और भाई फिर देखो जब आप माइग्रेशन यहाँ पे ऐड करते हो ना, तो आपके सॉल्यूशन एक्सप्लोरर में यहाँ पे देखो माइग्रेशंस के लिए एक अलग से फोल्डर बनता है, ठीक है। तो यहाँ पे अगर आप इसको एक्सपेंड करो तो ये देखो ये माइग्रेशंस आपको दिखा रहा है, ये 2 माइग्रेशंस हमने बनाई है और यहाँ पे देखो एक उसने स्नैपशॉट की क्लास ऑटोमेटिक जनरेट करके दी है, सही है। लेकिन ये 2 हमारी क्लासेज हैं जो कि हमने माइग्रेशंस की ऐड की हैं, ठीक है। तो देखो अब मुझे क्या करना है, अब मुझे यहाँ पे इसको अपडेट करना है, ठीक है। माइग्रेशन यहाँ पे ऐड कर ली, तो अब अपडेट करने के लिए कौन सी कमांड है, यहाँ पे देखो अपडेट हाइफन डेटाबेस, ताकि जो सेकंड माइग्रेशन मैंने बनाई है इसको मैं रन कर सकूं, ठीक है। तो यहाँ पे आके मैं एंटर करता हूँ, बिल्ड स्टार्ट हो गई, इसकी वेट करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे देखो डन आ चुका है, मतलब हमारी माइग्रेशन जो कि है सेकंड वाली वो रन हो चुकी है, ठीक है। तो अब यहाँ पे चलते हैं अपने एसक्यूएल सर्वर मैनेजमेंट स्टूडियो में, ठीक है। यहाँ पे आके यही जो मेरा डेटाबेस है, ठीक है, इसके अंदर टेबल्स है, इसको मैं एक दफ़ा यहाँ पे रिफ्रेश कर लेता हूँ, राइट क्लिक करते हैं, रिफ्रेश करते हैं, ठीक है। तो देखो टेबल्स के अंदर स्टूडेंट्स है, इसको मैं एक्सपेंड करता हूँ, इसके कॉलम्स में चलते हैं। तो यहाँ पे देखो सबसे लास्ट में एक और कॉलम आ गया आपके पास स्टैंडर्ड, और अगर इसी को मैं यहाँ पे देखना चाहूँ, ठीक है, यहाँ पे आके इसी को मैं दोबारा यहाँ पे एग्जीक्यूट करता हूँ, एग्जीक्यूट नहीं हुआ, ठीक है। स्टूडेंट्स को मैं यहाँ पे राइट क्लिक करता हूँ और यहाँ पे सिलेक्ट, इसके ऊपर क्लिक करते हैं। तो ये देखो अब आपको नजर आ रहा है एक 5वां कॉलम यहाँ पे ऐड हो चुका है जिसका क्या नाम है स्टैंडर्ड। तो इसका मतलब अगर आप मॉडिफाई करना चाहो अपनी क्लासेस को, अपनी मॉडल क्लासेस को, ठीक है, उसके अंदर कुछ चेंजिंग करना चाहो तो उसके बाद भी आप दोबारा से माइग्रेशन रन कर सकते हो और अपने डेटाबेस को क्या कर सकते हो, अपडेट कर सकते हो, ठीक है। तो भाई देखो अब मैं आपको क्या करता हूँ, अब सारे स्टेप्स तो हमारे पास हो चुके हैं, अब मैं क्या करता हूँ इसी टेबल के अंदर कुछ डमी रिकॉर्ड्स यहीं से मैं इंसर्ट करता हूँ और फिर उसको मैं फेच करके दिखाता हूं अपने ASP.NET Core एप्लीकेशन के अंदर, ताकि आपको कंफर्म हो जाए कि डेटाबेस के साथ बिल्कुल सही तरह हमारे पास कनेक्शन क्रिएट हो चुका है, ठीक है। तो उसके लिए यहाँ पे देखो ये जो हमारे पास स्टूडेंट्स का टेबल है ना, इसके ऊपर मैं राइट क्लिक करता हूँ और यहाँ पे आ जाता हूँ एडिट के ऊपर, ठीक है, ठीक है। एडिट किया तो यहाँ पे देखो ID को मैं छोड़ देता हूँ, इसके अंदर मैं डेटा दे देता हूँ, फॉर एग्जाम्पल पहला डेटा देता हूँ मैं यहाँ पे अली, ठीक है। इसका जेंडर मैं यहाँ पे कह देता हूँ मेल, फिर टैप करते हैं, एज देता हूँ यहाँ पे फॉर एग्जाम्पल 19, क्लास में स्टैंडर्ड यहाँ पे दे देता हूँ 11, फिर दोबारा टैप करते हैं, नीचे आते हैं, फिर यहाँ पे मैं क्या देता हूँ फॉर एग्जांपल कविता, कविता यहाँ पे दे देता हूँ और मैं क्या देता हूँ इसका जेंडर है फीमेल, ठीक है, एज है यहाँ पे 18 और स्टैंडर्ड है फॉर एग्जांपल 10, ठीक है। और उसके बाद यहाँ पे देखो स्टूडेंट नेम मैं थर्ड दे देता हूँ यहाँ पे आदिल, ठीक है, यहाँ पे क्या देता हूँ मेल, एज कर देता हूँ यहाँ पे 20, क्लास में यहाँ पे कर देता हूँ 12, ठीक है। टैप करता हूँ तो देखो जस्ट 3 रिकॉर्ड्स मैं इसके अंदर डालता हूँ, ठीक है। और यहाँ पे देखो यहाँ पे आपको एग्जीक्यूट का बटन नजर आ रहा होगा, आपने इसके ऊपर क्लिक करना है ताकि एग्जीक्यूट हो जाए, इंसर्ट हो जाए ये 3 रोज हमारे इस टेबल के अंदर, ठीक है। तो अब देखो आप इसके ऊपर राइट क्लिक करो और दोबारा इसको सिलेक्ट करो तो आपको यहाँ पे जो 3 रिकॉर्ड्स मैंने डाले हैं वो आपको यहाँ पे देखने को मिलेंगे, ठीक है। तो अब मैं चाह रहा हूँ इसी को मैं फेच करता हूँ अपने ASP.NET Core एप्लीकेशन के अंदर, ठीक है। तो यहाँ पे आ जाओ हमारे विजुअल स्टूडियो में और इसके अंदर देखो अब मैं चलता हूँ अपने कंट्रोलर्स के अंदर, ठीक है। कंट्रोलर के अंदर यहाँ पे देखो आपको होम कंट्रोलर नजर आ रहा है, इसको मैं ओपन करता हूँ और भाई यहाँ पे देखो यहाँ पे आपके पास ये एक वेरिएबल नजर आ रहा होगा, प्राइवेट वेरिएबल, और यहाँ पे देखो एक कंस्ट्रक्टर नजर आ रहा होगा जिसके अंदर यही लॉगर आपके पास आया हुआ है। इसको मैं कमेंट कर देता हूँ, फिलहाल इसकी जरूरत नहीं है। इन दोनों को सिलेक्ट करता हूँ, कंट्रोल के कंट्रोल C, ठीक है। और अब यहाँ पे देखो मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे मुझे क्या करना है, वो जो मेरी कंटेक्स्ट क्लास है ना उसका मुझे ऑब्जेक्ट यहाँ पे बनाना है ताकि उस कंटेक्स्ट क्लास के अंदर जो हमारा DB सेट है जो कि डेटाबेस के टेबल को रिप्रेजेंट कर रहा है, वहां से डेटा फेच कर रहा है, वो काम मैं यहाँ पे कर सकूं, ठीक है। तो उसके लिए यहाँ पे देखो
मैं यहाँ पे कंस्ट्रक्टर बनाता हूँ। तो उसके लिए यहाँ पे देखो CTOR लिख के आपने यहाँ पे टैप टैप करना है, ठीक है। देखो ये आपके पास कंस्ट्रक्टर आ गया और इसके अंदर देखो हमारी वो जो कंटेक्स्ट क्लास थी जिसका नाम हमने क्या रखा था, स्टूडेंट डीबी कंटेक्स्ट, ठीक है। तो यहाँ पे आके आपने इसको ऐड करना है, ठीक है। और इसका यहाँ पे जो ऑब्जेक्ट है उसका मैं नाम यहाँ पे रख देता हूँ स्टूडेंट डीबी, ठीक है। ये मैंने इसका नाम रख दिया। और अब आपने यहाँ पे क्या करना है, देखो देखो ये जो आपका पैरामीटर है आपने यहाँ पे कर्सर रखना है और अपने कीबोर्ड से प्रेस करना है कंट्रोल प्लस डॉट, मतलब कंट्रोल प्लस फुल स्टॉप यहाँ पे आपने करना है। तो यहाँ पे देखो आपको लेफ्ट साइड में यहाँ पे देखो एक विंडो नजर आ रही होगी, आपने सेकंड ऑप्शन यहाँ से सिलेक्ट करना है, क्रिएट एंड असाइन फील्ड, ठीक है। तो यहाँ पे आप जैसे क्लिक करोगे तो देखना क्या होगा, यहाँ पे टॉप पे देखो स्टूडेंट डीबी का एक प्राइवेट रीड ओनली वेरिएबल बन गया और वो किस टाइप का है, स्टूडेंट डीबी कंटेक्स्ट टाइप का है। और यहाँ पे देखो कंट्रोलर के अंदर मैं क्या कर रहा हूँ, ये जो पैरामीटर है, ठीक है, इसका जो भी ऑब्जेक्ट है वो मैं कहाँ पे इनिशियलाइज कर रहा हूँ, यहाँ पे देखो अपने इस स्टूडेंट डीबी के अंदर, जो कि मैंने यहाँ पे ये प्राइवेट और रीड ओनली वेरिएबल बनाया है। इसका मतलब अब मैं इसी को यूज करके क्या करूंगा, मतलब इसी ऑब्जेक्ट को यूज करके वो जो मेरी स्टूडेंट कंटेक्स्ट क्लास है जिसके अंदर हमारे पास डीबी सेट वगैरह है उसको मैं एक्सेस करूंगा, ठीक है। तो यहाँ पे आ जाओ, हमारे पास यहाँ पे देखो आपको एक इंडेक्स का व्यू नजर आ रहा है, लेकिन भाई यहाँ पे देखो जब मैंने एमबीसी एप्लीकेशन क्रिएट की थी तो यहाँ पे देखो व्यूज के अंदर पहले से हमारे पास एक इंडेक्स का व्यू मौजूद है, देख रहे हो यहाँ पे नजर आ रहा है। लेकिन मैं इस व्यू को यहाँ से कर रहा हूँ डिलीट, ठीक है। डिलीट क्यों कर रहा हूँ उसकी एक वजह है, ठीक है। यहाँ पे देखो मैं राइट क्लिक करता हूँ और यहाँ पे आके डिलीट पे क्लिक करता हूँ, ठीक है, और ओके करता हूँ यहाँ से, ठीक है। देखो ये डिलीट हो गया है। और अब देखो अब मैं क्या करता हूँ, इसका एक व्यू जनरेट करता हूँ, ठीक है। तो इंडेक्स के ऊपर मैं राइट क्लिक करता हूँ और यहाँ पे मैं चलता हूँ ऐड व्यू के ऊपर, और ऐड व्यू के बाद आप यहाँ पे आ जाओ रेजर व्यू के ऊपर डबल क्लिक करता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे देखो मैं कह रहा हूँ व्यू का नाम होगा इंडेक्स, और यहाँ पे देखो अब मैं टेम्पलेट यूज कर रहा हूँ, मतलब मैं यहाँ पे स्कैफोल्डिंग कर रहा हूँ। स्कैफोल्डिंग के बारे में मैंने आपको क्या बताया था, ऑटोमेटिक जनरेशन ऑफ कोड, मतलब मैं कह रहा हूँ कि जो डेटाबेस से मैं डेटा फेच कर रहा हूँ ना, उससे रिलेटेड मुझे क्या करो, आप एक व्यू बना के दो जिसके अंदर टेबुलर फॉर्म के अंदर, टेबल फॉर्म के अंदर डेटा डिस्प्ले होगा। तो यहाँ से देखो ये जो टेम्पलेट है, यहाँ से मैं सिलेक्ट करता हूँ टेम्पलेट कौन सी, लिस्ट, ठीक है। आपको लिस्ट नजर आ रहा है, मैं इसको सिलेक्ट करता हूँ। तो लिस्ट में क्या होगा, जो हमारा डेटा है वो टेबुलर फॉर्मेट में हमें शो होगा, ठीक है। फिर यहाँ आ जाओ नीचे, यहाँ से आपने क्या करना है, अपनी मॉडल क्लास सेलेक्ट करनी है। मैंने अपनी मॉडल क्लास का क्या नाम रखा था, स्टूडेंट, आपने यहाँ से इसको सिलेक्ट करना है। और फिर देखो यहाँ से आपने सिलेक्ट करना है डेटा कंटेक्स्ट क्लास। मेरी डेटा कंटेक्स्ट क्लास कौन सी है, स्टूडेंट डीबी कंटेक्स्ट, जिसके अंदर स्टूडेंट्स के नाम का मैंने डीबी सेट बनाया हुआ है, ठीक है। तो आपने इसको सिलेक्ट करना है और यहाँ पे आके अब मैं क्या करता हूँ, ऐड के ऊपर क्लिक करता हूँ, ठीक है। तो जैसे ही ऐड के ऊपर क्लिक किया, यहाँ पे देखो आपके पास ये स्कैफोल्ड हो रहा है, मतलब हमारा वो जो डेटाबेस टेबल है उसके अकॉर्डिंग हमें यहाँ पे एक व्यू जनरेट करके देगा और उसका डेटा टेबल, मतलब HTML जो आपके पास टेबल होता है उसके अंदर हमें रेंडर करवा के देगा। तो ये देखो ये सारा व्यू यहाँ पे जनरेट हो चुका है, ठीक है। देखो आपको नजर आ रहा है HTML टेबल है और इसके अंदर ये डेटा डिस्प्ले करवाएगा, ठीक है। लेकिन पहले इसका मैं आपको आउटपुट दिखाऊंगा, उसके बाद आपको ये सारा कोड समझ में आएगा कि इसके अंदर क्या काम हो रहा है। भाई देखो ये उसी तरह का लिस्ट टेम्पलेट है कि अगर किसी ने MVC 5 का कॉन्सेप्ट पढ़ा है या ASP.NET कोर के शुरू के वर्जन्स पढ़े हैं तो ये बिल्कुल सेम चीज आपको यहाँ पे देखने को मिलेगी, ठीक है। अच्छा यहाँ पे देखो मैं वापस आता हूँ अपने कंट्रोलर में और यहाँ पे देखो ये जो इंडेक्स है, ये जो व्यू रिटर्न करेगा, इसको मुझे डेटा पास करना है ना, लेकिन वो डेटा आएगा कहाँ से, भाई यहाँ पे देखो मैं यहाँ पे एक वेरिएबल बनाता हूँ, ठीक है। एक वेरिएबल बनाता हूँ और मैं इसका नाम रखता हूँ std डेटा। क्या नाम रख रहा हूँ, std डेटा। और यहाँ पे देखो ये जो कंटेक्स्ट क्लास का हमारे पास ऑब्जेक्ट था, ठीक है, इसको मैं यहाँ से कॉपी करता हूँ, ठीक है। कॉपी करने के बाद यहाँ पे मैं इसको पेस्ट करता हूँ और फिर मैं यहाँ पे डॉट लगाता हूँ, क्योंकि भाई देखो ये जो स्टूडेंट डीबी आपके पास ऑब्जेक्ट है ये किस क्लास का है, स्टूडेंट डीबी कंटेक्स्ट क्लास का है। और अगर मैं आपको यहाँ पे अपनी स्टूडेंट डीबी कंटेक्स्ट क्लास दिखाऊं, इसी के अंदर यहाँ पे देखो हमारा ये डीबी सेट है। कौन सा डीबी सेट, स्टूडेंट्स, जो कि हमारे डेटाबेस के स्टूडेंट्स वाले टेबल को रिप्रेजेंट कर रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, नीचे आ जाओ, ठीक है। यहाँ पे देखो मैं कहता हूँ कि भाई डॉट, और डॉट लगाने के बाद यहाँ पे मैं एक्सेस कर रहा हूँ अपना ये स्टूडेंट्स वाला डीबी सेट, और फिर मैं कह रहा हूँ कि भाई इसको टू लिस्ट में मैं कन्वर्ट करवा रहा हूँ, ठीक है। मतलब लिस्ट में कन्वर्ट करवा के मैं इसको पास कर रहा हूँ अपने std डेटा में, ठीक है। और यही std डेटा अब मैं अपने इस व्यू को पास कर दूंगा, ठीक है। कौन से व्यू को, जो मैंने अभी यहाँ पे बनाया ना इंडेक्स वाला, ठीक है। यहाँ पे देखो ये डेटा यहाँ पे आके स्टोर होगा हमारे मॉडल के अंदर, और फिर यही डेटा आपके पास यहाँ पे हमारे टेबल के अंदर क्या हो जाएगा, रेंडर हो जाएगा। देख रहे हो, नजर आ रहा है। अच्छा एक और चीज भाई, यहाँ पे देखो ये जो मैंने काम किया था, ये जो मैंने कंस्ट्रक्टर बनाया था और यहाँ पे ये जो वेरिएबल था, इसका मकसद क्या है, इसको जरा गौर से समझना। भाई देखो इसको मैं यहाँ से कट करके नीचे ले आता हूँ अपने कंस्ट्रक्टर के ऊपर, ठीक है। मतलब देखो इसका मकसद क्या है, भाई देखो ये हमारे पास स्टूडेंट कंटेक्स्ट क्लास है ना, इसको मुझे अपने होम कंट्रोलर में यूज करना है। तो मैंने क्या किया,
यहाँ पे देखो ये जो हमारे पास मैंने पैरामीटर बनाया, ठीक है, इसको मैंने अपने कंस्ट्रक्टर के अंदर यहाँ पे क्या कर दिया, इंजेक्ट कर दिया। कौन से कंस्ट्रक्टर के अंदर, अपने होम कंट्रोलर के अंदर, ठीक है। तो जब होम कंट्रोलर के अंदर मैंने यहाँ पे इसको इंजेक्ट कर दिया, तो अब देखो ये जो वेरिएबल है स्टूडेंट डीबी, ये किस टाइप का है, स्टूडेंट डीबी कंटेक्स्ट टाइप का है। तभी इस वेरिएबल को यूज करके मैं क्या कर रहा हूँ, यहाँ पे नीचे देखो मैं अपने स्टूडेंट्स के डीबी सेट को एक्सेस कर रहा हूँ और इसका डेटा एसटीडी डेटा में पास कर रहा हूँ और फिर अपने व्यू में पास कर रहा हूँ। क्योंकि मैंने आपको क्या बताया था कि भाई अगर आपको अपनी एप्लीकेशन के अंदर डेटाबेस से डेटा एक्सेस करना है तो आपको इंस्टेंस बनाना पड़ेगा। किसका इंस्टेंस बनाना पड़ेगा, आपकी ये जो स्टूडेंट डीबी कंटेक्स्ट क्लास है उसका आपको इंस्टेंस बनाना पड़ेगा। और फिर देखो मैंने यहाँ पे क्या किया, ये जो इसका इंस्टेंस है, ठीक है, वो मैंने यहाँ पे कंस्ट्रक्टर के अंदर इस तरह से डिफाइन कर दिया, ठीक है। तो ये स्टेप करना जरूरी है, तभी आप अपने कंटेक्स्ट क्लास से डेटा अपने कंट्रोलर के अंदर यूज कर पाओगे। ठीक हो गया। तो जब मैं अपनी एप्लीकेशन अभी रन करूंगा तो हमारे पास ये इंडेक्स वाला एक्शन मेथड चलेगा और ये डेटा हमें इंडेक्स के व्यू में यहाँ पे रेंडर करवा के देगा। ठीक है, तो यहाँ पे आके इसको रन करते हैं। तो यहाँ पे देखो वही जो हमारे डेटाबेस टेबल के अंदर डेटा था वो बिल्कुल सक्सेसफुली यहाँ पे हमारे पास रेंडर हो रहा है। लेकिन भाई देखो ये जो हमने लिस्ट टेम्पलेट यूज की थी ना, ये मोस्टली यूज की जाती है क्रड एप्लीकेशन के अंदर। ठीक है, तो जब हम आगे जाके क्रड एप्लीकेशन का काम करेंगे तब हम इन चीजों को और भी ज्यादा देखेंगे। क्योंकि देखो जब मैंने लिस्ट टेम्पलेट बनाई तो देखो टेबुलर फॉर्मेट में तो डेटा आ रहा है, लेकिन इसके साथ साथ यहाँ पे देखो क्रिएट न्यू का लिंक है, फिर एडिट है, डिटेल्स है, डिलीट है। मतलब एक कंप्लीट क्रड एप्लीकेशन से रिलेटेड जो भी हमारे पास चीजें थी वो इस लिस्ट टेम्पलेट के अंदर मौजूद है। ठीक है, तो यहाँ पे हमारे पास ये कोड फर्स्ट अप्रोच का कॉन्सेप्ट हो गया है कंप्लीट। ठीक है, तो ये 5 स्टेप्स हैं, इनको फॉलो करके आप कोड फर्स्ट अप्रोच को इजीली इंप्लीमेंट कर सकते हो। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा ये लेक्चर हो गया है वाइंड अप। तो अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई है तो मेरा चैनल जरूर सब्सक्राइब करके जाना, इसके साथ साथ बेल का आइकन भी प्रेस करना, क्योंकि और भी बहुत सारी वीडियोस इस लेक्चर सीरीज के अंदर आने वाली है। तो इस लेक्चर के हवाले से कोई भी कंफ्यूजन हो तो कमेंट बॉक्स में मुझसे जरूर पूछ लेना। तो मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए देखते रहिए मेरा चैनल प्रोग्राम मेंटोर।